प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में। आज हम अध्ययन करेंगे 12th एग्रीकल्चर के विषय फसल उत्पादन के एक टॉपिक जिसका नाम है पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन। तो पहले हम पौध संरक्षण का अर्थ जानें कि ये पौध संरक्षण क्या होता है। तो नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है। पौध संरक्षण मतलब पौधे का संरक्षण करना, पौधे की सुरक्षा करना ताकि किसान को अच्छा उत्पादन मिल सके। अब हम इसकी परिभाषा देखें कि पौध संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर भंडारण तक उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे कीटों, रोगों एवं खरपतवारों का अध्ययन व इनके द्वारा होने वाली हानि को नियंत्रित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं इसकी एक दूसरी परिभाषा को देखकर कि फसलों के सफल उत्पादन के लिए पौधों की खरपतवारों, कीटों एवं रोगों से रक्षा करना पौध संरक्षण कहलाता है। किन किन चीज़ों से? खरपतवारों, कीटों एवं रोगों से पौधे की रक्षा करना या सुरक्षा करना ही पौध संरक्षण कहलाता है। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हम आगे पौध संरक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रथम कारक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फसलों को इसी से नुकसान होता है, वो है खरपतवार। तो हम देखें कि हमारे यहाँ या हमारे देश में फसलों की हानि के विभिन्न कारकों में खरपतवार द्वारा 33 से 37% हानि होती है। कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फसलों को हानि खरपतवार द्वारा होती है और इसका प्रतिशत है 33 से 37%। अब हम खरपतवार की परिभाषा देखें कि खरपतवार आखिर होते क्या हैं, किन्हें खरपतवार कहा गया है। तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और उनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है। कहा जाए कि ऐसे पौधे जो किसानों को लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं और जिन्हें किसान बोता नहीं है, स्वतः ही या अपने आप खेत में उग आते हैं, उन्हें या ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है। इसकी एक और परिभाषा है जिसमें इसके सभी गुणों को दर्शाया गया है कि खरपतवार ऐसे पौधे हैं जो अवांछनीय हैं। अवांछनीय मतलब ये बिना इच्छा के उग आते हैं खेत में, इनको उगाया नहीं जाता, जिन्हें किसान पसंद नहीं करता। और आगे लिखा है अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब इनका कोई उपयोग नहीं है। आगे है प्रायः जल्दी पकने वाले, मतलब फसलों की तुलना में यह जल्दी पक जाते हैं। तथा स्थायी प्रतियोगी, यह फसलों से स्थायी रूप से प्रतियोगी, हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं। जैसे फसल की शुरुआत से लेकर कटाई तक, अंकुरण में, बढ़वार में, पौधों की बढ़वार में और उत्पादन में, सभी में ये प्रतियोगिता करते हैं। कभी कभी यह जहरीले होते हैं, कुछ खरपतवार जहरीले होते हैं। कृषि कार्यों में बाधा डालने वाले, श्रम व खर्च को अधिक बढ़ाने वाले और पैदावार को घटाने वाले होते हैं। तो ऐसे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे आगे खरपतवारों की विशेषताएं कि खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि बीजों का अधिक मात्रा में उत्पादन। देखा जाए कि कुछ खरपतवारों में विशेषता यह रहती है कि यह मुख्य फसल की तुलना में इनमें बीजों का उत्पादन अधिक होता है। उदाहरण के लिए हम समझें
जैसे गेहूं का एक पौधा है, इसमें बीजों की संख्या लगभग 80 से लेकर 110 तक पाई जाती है। इसकी तुलना में यदि कोई खरपतवार, जैसे एक खरपतवार होता है मकोए, इसके एक पौधे में 17,800 के लगभग बीज का उत्पादन होता है, जो गेहूं के पौधे की तुलना में काफ़ी अधिक है। और यही बीज यदि खेत में सही समय पर यदि इस मकोए को या किसी भी खरपतवार को हटाया नहीं गया तो यह पूरे के पूरे बीज पककर खेत में ही झड़ जाते हैं, जिसके कारण आने वाली फसलों में भी खरपतवार काफ़ी मात्रा में उग आते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई कि यह खरपतवार, जो भी खरपतवार रहते हैं, यह बीजों का अधिक उत्पादन करते हैं। दूसरी विशेषता देखें, बीजों की अंकुरण शक्ति। तो देखा गया है कि इनके बीजों का जो बाहरी कवच है काफ़ी कड़ा होता है, जिसके कारण यह प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जब भी इन्हें अनुकूल अवस्था प्राप्त होती है तो यह अंकुरित हो जाते हैं और फसलों की तुलना में इनकी अंकुरण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। यह कम पानी में या कहा जाए अधिक पानी में भी इनमें अंकुरण शक्ति काफ़ी अच्छी पाई गई है और दोनों ही अवस्थाओं में यह अंकुरित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, बीजों की बनावट। तो कुछ खरपतवार, जैसे एक खरपतवार है सत्यानाशी, इसका बॉटनिकल नेम है अर्जिमोन मैक्सिकाना। इसकी बीजों की बनावट हमारी जो सरसों हैं, फसल है सरसों की फसल, उससे काफ़ी मिलते जुलते बीज रहते हैं, जिसके कारण इनको अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक और इसकी विशेषता हो गई कि ये इनके जो बीजों की बनावट है फसलों की बीजों से काफ़ी मिलती जुलती रहती है। चौथा पॉइंट है सुविकसित जड़ें। सुविकसित जड़ों से तात्पर्य है कि इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत एवं लंबी होती हैं, जो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं और अनुकूल अवस्था में यह दोबारा पौधे का निर्माण करती हैं। देखा गया है कि जो हिरनखुरी एक खरपतवार है, हिरनखुरी, इसका बॉटनिकल नेम है कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, इसकी जड़ें ज़मीन में लगभग 8 से 10 मीटर तक चली जाती हैं और अनुकूल अवस्था में यह दोबारा पौधे को विकसित कर देती हैं। पांचवी इसकी विशेषता है भूमि एवं जल संबंधी आवश्यकता। तो यह किसी भी प्रकार की भूमि में, चाहे वो हल्की भूमि हो या गहरी भूमि, सभी में यह खरपतवार उग आते हैं और जल की कमी एवं अधिकता में भी यह अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। छठा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा सहन करने की शक्ति। तो देखा गया है इनमें मुख्य फसलों की तुलना में जो प्रतिस्पर्धा रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यह खरपतवार सूखे एवं अधिक जल में भी जीवित बने रहते हैं, जो अन्य फसलों से काफ़ी अच्छा माना गया है। और जो मुख्य फसल या जो लाभदायक फसलें हैं वो सूखा या अधिक पानी की स्थिति में खराब हो जाती हैं। छठा हो गया है। सातवां पॉइंट है बीजों में सुषुप्ता। बीजों की सुषुप्ता से तात्पर्य यह है कि यह ज़मीन में कई वर्षों तक या कई समय तक सुषुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और जब इन्हें अनुकूल अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में पानी या तापमान की बात कही जाए, तो ऐसी अवस्थाओं में ये जल्दी पनप जाते हैं, इनमें अंकुरण क्षमता आ जाती है, अर्थात यह बीज ज़मीन में पड़े रहने के बावजूद भी खराब नहीं होते। नंबर 8वां पॉइंट है कीट तथा रोग का प्रकोप। तो देखा गया है कि खरपतवारों में
जो कीट पतंगे हैं या रोग हैं, इनके प्रति सहन करने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 9वां है, लास्ट पॉइंट है खरपतवार की विशेषताओं का, कि अरुचिकर प्रकृति। अरुचिकर प्रकृति से तात्पर्य यह है कि यह खरपतवार स्वाद में कड़वे होते हैं, इनसे दुर्गंध आती है, और कुछ खरपतवार कांटे युक्त प्रकृति के होते हैं, अर्थात इन पौधों में कांटे पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पशु पक्षी एवं मनुष्यों से अपनी रक्षा करते हैं, या इन खरपतवारों को पशु खाते नहीं हैं, और जिसके कारण यह प्रकृति में स्वतः उगते हैं और स्वतः ही नष्ट होते हैं। ठीक है, यह खरपतवार की विशेषताएं हो गई। आगे के पॉइंट देखेंगे हम खरपतवारों से हानियाँ, कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फसलों की उपज में कमी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खरपतवार से जो फसल रहती है, मुख्य फसल रहती है, उसकी उपज में कमी हो जाती है। तो देखें, खरपतवार पौधों के आसपास या खेत में अधिक संख्या में उग आते हैं, जिसके कारण फसलों से वो नमी, स्थान, वायु, प्रकाश एवं पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फलस्वरूप जो मुख्य फसल है, उन्हें इन चीज़ों की कमी आ जाती है। जैसे पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्व खरपतवार लेंगे, पानी ग्रहण करेंगे, वायु और जल, इन सभी को ग्रहण करेंगे, जिसके कारण जो मुख्य फसल है उसे यह चीज़ें नहीं मिलेंगी और उनका उत्पादन कम हो जाएगा। देखा गया है जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, इनमें 10% हानि देखी गई है इन खरपतवारों के द्वारा, लेकिन कुछ फसल ऐसी हैं उनमें 30 से लेकर 80% तक उपज में कमी आ जाती है। अगला पॉइंट देखें हम सेकंड नंबर पे, कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी। कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी से आशा है जो हमें प्रोडक्शन, अपनी मुख्य फसल का जो प्रोडक्शन मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसकी कीमत घट जाती है। कैसे कि जब खरपतवार के साथ में मुख्य फसल की कटाई होती है तो इनके बीज मुख्य फसल के उत्पाद में मिल जाते हैं, जिसके कारण से फसल की गुणवत्ता घट जाती है और बाज़ार में इनका मूल्य कम हो जाता है, जिसके कारण मुख्य फसल का जो मूल्य है, कीमत है, वो किसान को कम मिलती है। तो इस तरह से कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कृषि लागत में वृद्धि। तो देखा गया है जिस खेत में खरपतवार अधिक संख्या में होते हैं वहाँ पर लागत में वृद्धि हो जाती। लागत में वृद्धि, किसान जब खरपतवारों को हटाता है तो उसके लिए या तो वो मजदूर लगाता है या मार्केट से, बाज़ार से खरपतवारनाशी दवाओं को खरीदता है और उनका प्रयोग करता है, जिसके कारण लागत में वृद्धि आ जाती है। चौथा पॉइंट है फसलों की जल मांग में वृद्धि। तो जो मुख्य फसल है उसकी जल मांग में कमी आ जाती है। कारण यही है जब खरपतवार उस खेत में उगते हैं तो वह ज़मीन से नमी को ग्रहण करते हैं। नमी ग्रहण करने से पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण किसान को अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, और यदि सिंचाई ना की जाए तो कम पानी के अभाव में मुख्य फसल सूखने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि खरपतवार के कारण फसलों की जल मांग में वृद्धि होती है। पांचवा है भूमि के मूल्य की में कमी। देखा गया है कि जो खेत अच्छा होगा, जो ज़मीन अच्छी होगी जिस पर खरपतवार नहीं उगे होंगे, उस ज़मीन की वैल्यू या कीमत अधिक होगी, और जिस ज़मीन पर खरपतवार अधिक उगते हैं वहाँ उस भूमि की कीमत काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसी ज़मीन कोई खरीदना नहीं चाहेगा जिसका मूल्य कम हो।
छठा पॉइंट है मूल्य कम, मतलब जहाँ खरपतवार की संख्या अधिक है ना। अभी मैंने कह दिया था कि जिसका मूल्य कम हो, तो मूल्य कम हो जाता है उस ज़मीन का जहाँ पर खरपतवार अधिक होते हैं। अब छठा पॉइंट देखें, मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव। तो कुछ खरपतवार, जैसे देखा होगा आपने, गाजर घास ऐसी रहती है जिसे छू लेने से या शरीर से लग जाने पर एक न खुजली होने लगती है। तो ऐसे कई खरपतवार हैं जो मनुष्य से टच होने पर या छूने पर इनके हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। सातवां पॉइंट है परजीवों या कीटों को आश्रय देना। देखा गया है कि जो फसल कट जाती है, मुख्य फसल कट जाती है, उसके बाद जो बाह्य परजीवी रहते हैं या रोग के कारक रहते हैं वो खरपतवारों पर अपना आश्रय ले लेते हैं और उनसे पोषक ग्रहण करते रहते हैं ताकि वो जीवित बने रहें, और जब मुख्य फसल लगती है तो उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखें, गेहूँ हैं, जौ, जई पर लगने वाली तने की रस्ट एक बीमारी है जिसका नाम है रस्ट। उसका रोगजनक जंगली जई या ब्रीजा माइनर, ये घास है, इन पर शरण ले लेते हैं, इन पर आश्रय ले लेते हैं, और जब मुख्य फसल को बोया जाता है तो यह कीट एवं रोग का जो कारक हैं वो मुख्य फसल पर अटैक या आक्रमण कर देते हैं। आठवां पॉइंट है पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। पशु उत्पादित पदार्थ मतलब पशुओं के द्वारा जो उत्पादन होता है, जैसे दूध है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो मान लो कोई पशु किसी ऐसे खरपतवार को खा लेता है जिसमें से दुर्गंध आती है, तो उसे खाने से पशुओं में के जो दुग्ध है उसमें भी दुर्गंध आने लगती है। एक जंगली प्याज रहती है, प्याजी खरपतवार है, यदि पशु उसे खा ले तो जो पशु खाता है यदि वो दूध देने वाला पशु है तो उसके दूध में भी उस प्याजी की दुर्गंध आने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खरपतवारों से कई सारी हानियाँ होती हैं। अब आगे देखें हम कि खरपतवारों से लाभ। तो कुछ लाभ भी होते हैं, हानि तो हैं ही, लेकिन यदि लाभ की बात की जाए तो कुछ खरपतवारों से लाभ भी होते हैं। जैसे देखा जाए, पहला पॉइंट है लाभ में मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि। अब ये है कि लाभ हैं लेकिन हानि अधिक है इनसे, इसलिए ये नुकसानदायक होते हैं। लाभ इसलिए है कि कुछ कुछ खरपतवार लाभदायक होते हैं। तो पहला पॉइंट है लाभ के उसमें कि मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि। यह पॉइंट इस तरह से है कि यदि खरपतवार आपके ज़मीन में उगे हुए हैं, है ना, तो उनको जब किसान जुताई करता है तो वो ज़मीन में सड़ जाते हैं। सड़ने के कारण वह पोषक तत्वों की या जीवांश तत्वों की, जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा हरी खाद जानते हैं आप सभी लोग। हरी खाद कैसे होती है कि हरी खाद में फसलों को उगाया जाता है और हरी अवस्था में उन्हें भूमि में जोत कर सड़ा दिया जाता है। तो उसी प्रकार खरपतवार हैं, जब उगे हुए रहते हैं और जब इन खेत की जुताई की जाती है तो ये ज़मीन में दबकर सड़ जाते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों को ज़मीन में उपलब्ध कराते हैं। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है मृदा क्षरण की रोकथाम। तो मृदा क्षरण से तात्पर्य है भूमि का जो कटाव होता है उसको ये रोकथाम कम करते हैं। जैसे खरपतवार भूमि के ऊपर फैलकर अपनी जड़ों द्वारा भूमि के कणों को बांधे रखते हैं तथा वायु एवं जल के द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को रोकने में सहायता करते हैं। जैसे देखा होगा दूब है, घास है, ये ज़मीन पर फैले हुए रहते हैं तथा अपनी जड़ों से मिट्टी के कणों को बांधे रहते हैं,
तो जल के द्वारा भी मृदा कटाव रुकता है और ऊपर से ये मल्च की तरह एक आवरण बनाए रखते हैं ज़मीन पे, जिससे वायु के द्वारा जो क्षरण होता है वह भी रोकथाम होती है, उसमें भी कमी आती है। तीसरा पॉइंट है खरपतवारों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व से मतलब ये रहता है कि कुछ खरपतवार ऐसे रहते हैं जिनसे कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं और उन उत्पादों को बेच करके किसान अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकता है, क्योंकि किसी भी उत्पाद को बेचेगा वो मार्केट में, उसके बदले उसे पैसा मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपन उदाहरण देख लें कि जैसे लेमन घास है। लेमन घास ये भी खरपतवार है, लेकिन इसकी पत्तियों से निकाले गए तेल का प्रयोग मच्छर भगाने की क्रीम तैयार करने में किया जाता है। इसी तरह एक मूंज व रामबांस करके ये पौधे रहते हैं, ये खरपतवार रहते हैं, इनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो इन्हें बेचकर कुछ पैसा कम भी कमाया जाता है। अगला पॉइंट देखें, खरपतवारों का दवाई में प्रयोग। अब दवाइयों में प्रयोग, तो कुछ खरपतवार हैं जिनका प्रयोग दवाइयों में किया जाता है। जैसे एक खरपतवार है जिसका नाम है गुम्बा। इससे जो दवाई बनाई जाती है उसका प्रयोग सांप काटने पर प्रयोग किया जाता है। यदि सांप काट लिया जाए तो यह खरपतवार गुम्बा जो खरपतवार है, इससे वो मेडिसिन तैयार की जाती है जो सांप के काटने पर काम करती है, इसके विष को कम करती है। एक और खरपतवार है सत्यानाशी। इसके बीज त्वचा के जो रोग होते हैं उन्हें रोकने के काम में आते हैं। एक और उदाहरण बता दूं मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका, जैसे मकोय है। मकोय जो खरपतवार है, इससे पीलिया की दवा तैयार की जाती है। लिव 52 नाम से जो दवा आती है उसमें मकोय के रस को मिलाया जाता है और वो लीवर के लिए काफ़ी अच्छी दवा रहती है। आगे देखें 5वां पॉइंट, चारे के रूप में उपयोग। तो चारे के रूप में देखा ही है आपने, जो दूब घास रहती है इसको काटकर किसान अपने पशुओं को खिलाता है और जिससे पशु अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं, है ना। इससे खाद्य समस्या भी सॉल्व होती है। जैसे पशुओं को दूब खरपतवार के रूप में जो दूब घास है चारे हैं, इनको खिलाकर हम इनसे उत्पादन लेते हैं, है ना। तो इस तरह से चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है। छठा पॉइंट है सजावट में प्रयोग। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके पौधे एवं फूलों का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। कुछ खरपतवारों को हैज़ की तरह प्रयोग किया जाता है। हैज़ मतलब बाउंड्री तैयार की जाती है। आपने देखा होगा पार्क में जो कुछ प्लांट रहते हैं, जैसे मेहंदी है, यह भी गार्डन के चारों तरफ एक बाड़ का काम करती है। हैज़ को हिंदी में बाड़ कहते हैं। बाड़ मतलब बाउंड्री बनाई जाती है ना। और अगला पॉइंट है लाभदायक जीव जंतुओं को आश्रय। तो हमने हानि में देखा था कि यह हानिकारक जीवाणु एवं रोगों को आश्रय देती है। तो हानिकारक को देती है, साथ में यह लाभदायक जीव जंतुओं को भी सहारा देती है। जैसे जब मुख्य फसल कट जाती है तो जो लाभदायक कीट रहते हैं वो इन पर आश्रय ले लेते हैं। ठीक है। आगे का अगला पॉइंट है वाष्पीकरण रोकने में सहायक। तो देखा गया है कि कुछ पौधे या अनुमान लगभग सभी जो खरपतवार हैं, यह भूमि पर एक मल्च या आवरण के रूप में ढके रहते हैं ज़मीन को, जिसके कारण वाष्पीकरण ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो ज़मीन में डायरेक्ट धूप सूर्य की रोशनी पड़ती है और ना ही वायु का प्रभाव होता है, जिसके कारण भी पानी जो वाष्प के रूप में उड़ता है उसमें भी काफ़ी कमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण रोकने में भी ये खरपतवार काफ़ी सहायक होते हैं। तो ठीक है, आज की
वीडियो में इतना ही। थैंक यू।